अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टैट 630 यानी कि रिसर्च मेथडोलॉजी का मिड टर्म प्रिपरेशन करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। यहाँ हम मिड टर्म के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। पहला है कि व्हाट इज़ रिसर्च। रिसर्च बेसिकली हम क्या अज्यूम करते हैं कि कोई बंदा है लेबॉर्ट्री के अंदर, साइंटिस्ट जो है उसके अंदर एक्सपेरिमेंट करे लेबॉर्ट्री के अंदर, तो हम उसे कहते हैं कोई रिसर्च कर रहा है। तो यहाँ उन्होंने रिसर्च की डेफिनेशन दी, रिसर्च इज सिंपली द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम आफ्टर थ्रू द स्टडी एंड एनालाइज ऑफ अ सिचुएशन फैक्टर। एक रिसर्च एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम फाइंडिंग करते हैं किसी भी सोल्यूशन की और सिचुएशन फैक्टर को मद्देनजर रखते हुए। इट इज़ अ गैदरिंग इंफॉर्मेशन नीडेड टू आंसर अ क्वेश्चन एंड देयर बाय हेल्पिंग सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। ये ऐसी इससे हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और जो हमारे क्वेश्चन होते हैं उनका हम आंसर देते हैं, तो हमारे क्या होता है, रिसर्च होता है। एक बात याद रखें, फॉर द MCQs we try to follow and the system and the procedure in an organized manner। जो रिसर्च होती है वो एक ऑर्गेनाइज मैनर पे की जाती है। MCQs के लिहाज से आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद नीचे हमें उन्होंने एग्जांपल दिया, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं। और यहाँ इन्होंने एक बात बताई कि जो रिसर्च होती है वो माइक्रो मैक्रो लेवल दोनों में होती है। दोबारा रिसर्च को डिस्क्राइब किए, ऑर्गेनाइज सिस्टमैटिक डेटाबेस क्रिटिकली ऑब्जेक्टिव साइंटिफिक इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन द स्पेसिफिक प्रॉब्लम। ये एक ऑर्गेनाइज प्रोसेस है जो चल रहा होता है और किसी इन्वेस्टिगेशन किसी इंक्वायरी में प्रॉब्लम को सोल्यूशन के लिए ये की जाती है। उसके बाद यहाँ हमें 4 उन्होंने दिए हुए हैं जो इम्प्लीमेंट करने होते हैं। एक रिसर्च को डेवलपमेंट करने के लिए हमें 4 स्टेजेस को फॉलो करना पड़ता है। फॉर द MCQs भी इम्पोर्टेंट है और आपसे ये डिस्क्राइब भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में भी आ सकता है। आइडेंटिफाई प्रॉब्लम एंड अपॉर्चुनिटी। पहले आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम, डायग्नोजिंग एंड असेसिंग अ प्रॉब्लम अपॉर्चुनिटी। डायग्नोज करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। सेलेक्टिंग इम्प्लीमेंटिंग का कोर्स ऑफ एक्शन के उस प्रॉब्लम में हमने कौन सा एक्शन इम्प्लीमेंट करना है, कौन सा मेथड इम्प्लीमेंट करना है। इवेल्युएटिंग द कोर्स ऑफ एक्शन, जो हम मेथड अप्लाई कर रहे हैं आया वो कितना एडवांटेजेस होगा या कितने उसके फ़ायदे होंगे या किस तरह वो इम्प्लीमेंट होगा या नहीं। फर्स्ट चैप्टर में हमारे पास सिर्फ रिसर्च की डेफिनेशन ही इंपॉर्टेंट थी और 2 या 3 जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी MCQs के लिहाज से वो मैंने आपको बता दिया। आगे हम चलते हैं लेसन नंबर 2 पे। लेसन नंबर 2 आपका एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोशिश करें इस चैप्टर को आपने छोड़ना नहीं है और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। पहले यहाँ लिखा हुआ है कि अगर हमारे माइंड में अगर वर्ड रिसर्च आता है तो हमें पहले हमारा इमेज आता है, साइंस आता है वर्ड, तो हमारी पहले इमेज आती है कि इज़ द वन अ टेस्ट ट्यूब ऑफ अ कंप्यूटर रॉकेट शिप एंड पीपल इन अ वाइट लैब। यानी कि एक टेस्ट ट्यूब होता है या कोई साइंटिस्ट ऐसा जो वाइट कोट पहने हुए बैठा हुआ, तो हम उसे कहते हैं वो साइंस में हम लोग कंसीडर करते हैं। अब उन्होंने यहाँ हमें बताया कि सम साइंस सच एज अ नेचुरल साइंस डील विद द फिजिक्स एंड मटेरियल वर्ल्ड। कुछ साइंस ऐसी होती है जो नेचुरल साइंस होती है और डील करती है फिजिक्स एंड मटेरियल में। सम साइंस इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ पीपल लाइक अ बिलीव, बिहेवियर, इंटरेक्शन, एटीट्यूड, इंस्टीट्यूशन एंड द ऑल अदर थिंग्स। यानी कि जितनी भी हमारी जो सर्च हैं जो ह्यूमन के बारे में स्टडी करती हैं, बिलीव या एटीट्यूड, जैसे कि एंथ्रोपोलॉजी है, तो वो हमारे पास कहती हैं आती हैं सॉफ्ट साइंस। तो ये आपसे पूछा जा सकता है सॉफ्ट साइंस व्हाट इज सॉफ्ट साइंस क्या होता है, और ये MCQs के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगला साइंस द वे टू प्रोड्यूस अ नॉलेज विच इज़ बेस्ड ऑन अ ट्रुथ एंड अटेम्प्ट टू द यूनिवर्सल। साइंस एक ऐसा नॉलेज है जो बेस्ड होता है ट्रुथ में और अटेम्प्ट टू द यूनिवर्सल अदर वर्ल्ड। और ऐसी जो है ट्रुथ होता है जो अगर हम यूनिवर्सली उसको अटेम्प्ट करें तो उसका जो आंसर है वो एक ही निकलता है। इन अदर वर्ड साइंस है मेथड प्रोसीजर टू प्रोड्यूस प्रोसेस लॉ एंड थ्योरीज थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड रीऑब्जर्वेशन। जो है साइंटिफिक नॉलेज जो हमारे पास प्रोड्यूस होता है उसको वो जो होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड रीऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या होता है कि ऑब्जर्वेशन जो हमारी 5 सेंसेस होती हैं उसको टच कर कर जो हम फिनोमिना या थ्योरीज डेवलप करते हैं वो हमारे पास सेंसरी एक्सपीरियंस होता है, यानी कि एम्पेरिकल हम उसे सेंस के लिहाज से टच या फील कर सकते हैं। री ऑब्जर्वेशन फिनोमिना क्या होता है कि जो हमारे पास एक चीज़ है हमने सर्च किया, ठीक है, अगर वो ठीक नहीं है उसको दोबारा करना, फिर दोबारा करना, दोबारा ऑब्जर्व करते 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 और उस वो चीज़ जो होती है हमारे पास री ऑब्जर्वेशन में आती है। तो ऐसे लोगों को जो बार बार करते हैं उसको पॉजिटिविस्टिक पीपल कहते हैं। ये भी MCQs के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंटिफिक मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला है एम्पेरिकल। साइंटिफिक मेथड इज कंसर्न विद द रियलिटी
Reality data observed through the sensory experience is generate a knowledge is verified by the experience and observation. साइंटिफिक मेथड जो है वो बेस करता है रियलिटी में बेस करता है जिसको हम ऑब्जर्व कर सके सेंसरी एक्सपीरियंस के साथ. जो नॉलेज जनरेट करता है उसको वेरीफाई कर सकते हैं हम ऑब्जर्वेशन के साथ. यानी कि एम्पेरिकल का मतलब होता है कि हम सेंसरी एक्सपीरियंस यानी कि सेंसेबल होने चाहिए और उसको ऑब्जर्व कर जाएगा. सम ऑफ द रियलिटी कुड बी डायरेक्टली ऑब्जर्व लाइक अ नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट इन द क्लास एंड हम कुछ ऐसी रियलिटी होती हैं जो डायरेक्टली ऑब्जर्व हो जाती हैं. जैसे कि हम कहते हैं क्लास के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, कितने स्टूडेंट हैं, तो वो हमारे डायरेक्टली ऑब्जर्व हो गया. लेकिन अगर हम कहते हैं उन्हीं स्टूडेंट्स के एटीट्यूड्स वैल्यू और नॉर्म्स क्या हैं तो वो इनडायरेक्टली रियलिटी हो सकती है क्योंकि हर स्टूडेंट का डिफरेंट होता है. क्या पता किसी को किसी चीज़ में ज़्यादा हो, किसी का बिलीव किसी चीज़ में कम हो. उसके बाद है verifiable उनके observed made through the scientific method are used to verify again and again using the sense to confirm and repute the previous finding. यानी कि जो सर्च है वो वेरीफाइबल होनी चाहिए. अगेन उसको वेरीफाई किया जाए प्रीवियस फाइंडिंग के साथ. सम टाइम ये होती है वेरिफिकेशन या कन्फर्मेशन जो होता है जो जिसने बनाई होती है वही कर लेता है, या सम टाइम ऐसा होता है कि दूसरे साइंटिस्ट करते हैं. उसके बाद है कोमुलेटिव उनके द रिसर्चर ट्राई टू स्टडी द रिसर्चर ट्राई टू स्कैन थ्रू द लिटरेचर. जब एक रिसर्चर जो है किसी भी रिसर्च के बारे में रिसर्च करने का सोचता है, ये टॉपिक सेलेक्ट करता है, तो सबसे पहले वो देखता है कि लिटरेचर के अंदर कितना काम हुआ है, प्रीवियस जो रिसर्चर हैं उन्होंने कितना काम किया है, क्या वो दोबारा रिपीट तो नहीं हो रही. ये चीज़ वो रिसर्चर देखता है क्योंकि जो रिसर्चर नॉलेज होता है वो इस तरीके से ऐसे नहीं छोड़ देता कि ऐसे रख दिया, नहीं वो बल्कि वो जितनी भी फाइंडिंग करते हैं, जितने भी उनके रिजल्ट आते हैं वो क्या करते हैं, रजिस्टर कराते हैं. अगर वो नहीं कराते तो उनके कोई जो पीछे रिलेटिव्स हैं वो कराते हैं. द लिंकेज बिटवीन द प्रेजेंट एंड प्रीवियस नॉलेज ऑफ सच हैज़ बी स्टेबल दैट हैज़ द नॉलेज एक्यूमुलेटेड. यानी कि लिंक क्रिएट करना प्रीवियस और प्रेजेंट नॉलेज के. डिटरमाइनिस्टिक उनका स्टेज इज बेस्ड ऑन assumption that even has a causes that is subject to identification and logical understanding. यानी कि अब वो कहते हैं कि जो साइंस कहती है कि कोई भी चीज़ ऐसे नहीं हो जाती, हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होता है. जैसे फॉर द साइंटिस्ट नथिंग जस्ट हैपन, इट हैपन फॉर अ रीज़न. कि हर चीज़ जो चीज़ दुनिया में हो रही है उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न है. एथिकली यानी कि जो साइंटिस्ट है वो क्या एथिकली होने चाहिए और न्यूट्रल होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो जो फाइंडिंग और रिसर्च कर रहा है वो बेस ऑफ लाइकिंग या डिसलाइकिंग या अपने बिलीव के लिहाज से कर रहा है, यानी कि जो ट्रुथ है वही बताए. उसके बाद है स्टैटिकली जनरलाइजेशन, यानी कि हमारे पास जितनी भी फाइंडिंग है वो इतनी वसी होनी चाहिए कि हम दुनिया के किसी भी हिस्से पर अप्लाई करना चाहें तो आराम से वो हमारे पास अप्लाई हो जाए. अगला है रैशनलिज्म. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो है रैशनल एक्टिविटी से कंसर्न करती है. साइंटिफिक एक्सप्लेन मस्ट है मेक अ सेंस कंसर्न करती है. साइंटिफिक एक्सप्लेन मस्ट है मेक अ सेंस, जो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन की एक सेंस होती है. और जो है जो रिसर्चर है वो इन्वॉल्व ना हो कस्टमर और मतलब कस्टम एंड ट्रेडिशनल या डिसलाइकिंग और डिसलाइकिंग उसमें इन्वॉल्व ना हो. यहाँ उन्होंने कहा है कि दो किस्म के लॉजिकल सिस्टम यूज़ होते हैं. लॉजिकल मेथड एक डिडक्टिव एंड इंडक्टिव, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लिहाज से भी और एमसीक्यूज़ के लिहाज से. एमसीक्यूज़ तो मस्ट है कि आपको इस या दो इनके रिलेटेड आ सकता है. पहला है कि इंडक्टिव रीजनिंग फ्रॉम द पार्टिकुलर स्टैंड फॉर जनरल प्रिंसिपल, यानी कि एक खास हम लो उठाते हैं और वो हम पूरी जनरलाइज यानी कि पूरे जनरल प्रिंसिपल को पूरे दुनिया पर अप्लाई कर देते हैं, हर बंदे पर अप्लाई कर जनरलाइज कर लेते हैं. डिडक्टिव अप्रोच होती है फ्रॉम द जनरल टू द पार्टिकुलर अप्लाइंग अ थ्योरी फॉर अ पार्टिकुलर सेंस, यानी कि हम लोग पूरी जनरल जो थ्योरी होती है किसी खास बंदे पर अप्लाई कर सकते हैं. अब यहाँ उन्होंने हमें एग्जाम्पल दिया डिडक्टिव में ऑल मैन आर द मोटर, यानी कि हम दुनिया के बंदे क्या हैं फानी है, तो यहाँ हम डिडक्टिव अप्रोच कर रहे हैं. महमूद इज़ अ मैन और देयरफॉर महमूद इज़ अ मोटर. यहाँ हमने ऑल मैन को जनरलाइज कर दिया और यहाँ हमने जो है जनरलाइज जो की हुई थी महमूद क्योंकि मैन है इस वजह से वो महमूद भी मोटल है. तो यहाँ हमने पूरी जो जनरलाइज हुई हुई थी प्रिंसिपल वो हमने एक मैन पर अप्लाई कर दिया, तो हमारे पास इंडिडक्टिव अप्रोच होगी. तो ये आपसे इस तरह भी पूछा जा सकता है कोई भी सिनेरियो देखकर. उसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट हो जाता है. क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च. क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च जी है ये द पर्पज़ ऑफ डूइंग रिसर्च, द इंटेंट यूज़ ऑफ द, ये आपने पढ़ लेना है. द पर्पज़ ऑफ रिसर्च क्या है कि इफ़ समवन आज जैसे कि कोई भी आपसे पूछता है कि आपने क्यों रिसर्च कर रहे हैं तो उसका बहुत से आंसर आपको मिलेंगे. कोई कहेगा मेरे बॉस ने कहा, कोई कहेगा मेरी असाइनमेंट है, कोई कहेगा मेरी ये वजह थी जिस वजह से मैंने की है.
तो जो साइंटिफिक पर्पस ऑफ डूइंग रिसर्च उसके 3 ग्रुपों में तकसीम। एक्सप्लेन वाई समथिंग एकर कि हमने एक्सप्लोर करना है और डिस्क्राइब करना है सोशल फिनोमेना को, एक्सप्लेन करना है कि वाई एक चीज़ क्यों बनी है। एक्सप्लोरेटरी यानी कि रिसर्च ऐसी इसमें क्या हम करते हैं, किसी भी न्यू टॉपिक को एक्सप्लोर करते हैं कि हमारे पास लिमिटेड नॉलेज होता है, उसको हम एक्सप्लोर करके देखते हैं कि इसके आगे क्या नतीजे निकलेंगे। इसको सारी केस स्टडी करते हैं, सारी चीज़ें हमारी होती हैं, उसको हम एक्सप्लोर कर हम इस रिसर्च में हमारे मतलब बेसिकली फॉर्मुलेट करना है, प्रीशियस क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करना, और गोल है कि हमें पता चले कि क्या एक चीज़ एक टॉपिक है उसके बारे में क्या क्या इश्यूज़ हैं, क्या वेरिएबल्स हैं, क्या कॉन्सेप्ट हैं, उन सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करके। क्योंकि ये जब हमारे पास एक टॉपिक नया होता है उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, तभी हम स्टडी को यूज़ करते हैं। और ये रिलेट करती है वर्ड से, ये हमेशा बेसिकली क्वेश्चन जो हमें देती है वो वर्ड का हमें क्वेश्चन देती है। इट एड्रेस द वर्ड क्वेश्चन, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है किस रिलेटेड रिसर्च इस इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद यहाँ हमारे एक्सप्लोरेटिंग रिसर्च हमारे पास एक्सपीरियंस सर्वे, सेकेंड डेटा एनालिसिस, केस स्टडी एंड पायलट स्टडीज़, ये भी इम्पोर्टेंट है फॉर द एमसीक्यूज़ के लिहाज से। और आगे हमारे पास डिस्क्रिप्टिव रिसर्च बेसिकली हमें देती है एक बिग पिक्चर देती है, जो हमारा जो टॉपिक होता है या उसके रिलेशन को वाजिया करती है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम क्या करते हैं, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ के क्वेश्चन देते हैं, तो ये आप इम्पोर्टेंट है। लेबर फोर्सेस सर्विस, ये सारी एग्जांपल उन्हें दिया है। उसके बाद हमारे पास उन्होंने गोल दिए हुए हैं कि गोल क्या होते हैं, इनको नीचे एक्सप्लेन भी किया हुआ है एक एग्जांपल के साथ, तो मैं आपको वो भी बताऊंगी। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में क्या होता है कि हमें जब पता चले कि ये प्रॉब्लम है, ठीक है, इसको हमने टू इमेज भी हमें पता चल गई, उसके बाद हम देखते हैं कि क्यों ये प्रॉब्लम अकर हुई है, क्या वजूहात हैं, वो सारी चीज़ें हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में देखते हैं। फॉर एग्जांपल डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में डिस्कवर द 10% ऑफ आवर पेरेंट्स अब्यूज द चाइल्ड। उन्होंने कहा फॉर एग्जांपल % ऑफ आवर पेरेंट्स अब्यूज द चाइल्ड। उन्होंने कहा फॉर एग्जांपल कि हम डिस्कवर करते हैं 10% ऑफ द पेरेंट्स जो हैं वो अब्यूज द चाइल्ड करते हैं। ये हमारी क्या डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, क्योंकि यहाँ हमने ये फाइंड कर लिया कि 10% ऑफ द पेरेंट्स हैं अब्यूज द चाइल्ड, कि वो अब्यूज़ करते हैं, लेकिन वो क्यों करती हैं, जब हम क्यों का सवाल लेंगे वो हमारे पास आएगा एक्सप्लोरेटिव रिसर्च में। आगे हमारे पास के भी गोल हैं, इसको भी आप स्किप आउट कर दें। तो यूज़ ऑफ द रिसर्च जो है हमारे पास है बेसिक रिसर्च बेसिकली कंडक्ट तब की जाती है जब हमें एडवांस नॉलेज चाहिए, यानी कि साइंटिस्ट होते हैं वो कुछ ना कुछ डिस्कवर करने पर लगे हुए होते हैं। उनका बेसिकल थीम क्या होता है कि वो एक्सप्लोर समथिंग, कि वो एडवांस करो। जब उन्हें कोई एक्सपेरिमेंट करते करते उन्हें कोई चीज़ नहीं दरियाफ्त हो जाती है तो वो क्या करते हैं, रजिस्टर करवाते हैं। तो एडवांस नॉलेज होता है, वो यूज़ तो उस वक्त नॉलेज नहीं होता, लेकिन बाद में अगर कोई इस थ्योरी के प्रिंसिपल क्या पता वो किसी काम, क्या पता नहीं यकीनन बल्कि किसी काम के लिए यूज़ हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बेसिक रिसर्च में कहा। उसके बाद अप्लाइड रिसर्च ट्राई टू सोल्व अ स्पेसिफिक पॉलिसी एंड प्रॉब्लम हेल्प अ पार्टीशन अकम्प्लिश अ टास्क। उनके अप्लाइड टास्क जो है हमें ट्राई करती है कि हम जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व करें, और जो हम प्रॉब्लम को सोल्व करें कोई भी हास प्रॉब्लम होगी। तो बेस कंपेयर यहाँ उन्होंने हमें बताए हुए हैं कुछ हैं, ये इम्पोर्टेंट है, ये आपने करना है। बेसिक रिसर्च में जो हमारा मेन थीम होता है वो क्या होता है कि हमने क्या करना है, एडवांस नॉलेज अकोमोडेट करना और प्रिंसिपल्स बनाने हैं। एडवांस अप्लाइड जो होती है रिसर्च में उसमें क्या करते हैं, हमें किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, एक तो ये हो गया। दूसरी जो हमारे पास है बेसिक जो है रिसर्च, उसमें क्या करते हैं रिसर्चर कुछ चीज़ को बनाने का सोचते हैं, बार बार एक्सपेरिमेंट करते हैं और कोई पता नहीं होता कि कब एक्सपेरिमेंट ठीक आए। तो इसमें क्या होता है, काफ़ी टाइम का कोई पता ही नहीं कब के वो प्रिंसिपल बनते हैं। अप्लाइड रिसर्च में एक प्रॉब्लम है, उसको कोई टाइम मिल जाएगा। उसके बाद है बेसिक जो हमारे पास सर्च है वो क्या करती है, टाइम बहुत मांगती है। अप्लाइड सर्च का एक खास टाइम होता है और वो टाइम कम मांगती है। बेसिक जो सर्च होती है वो ऑथेंटिक होती है, उसके बेसिक सर्च ऑथेंटिक होती है, उनके खास बार बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो एक प्रिंसिपल बनता है। लेकिन अप्लाइड रिसर्च आपने नो डाउन कर लेनी है। एक्शन रिसर्च द रिसर्च अप्लाइड दैट ट्रीट नॉलेज एज अ फॉर्म ऑफ पावर। एक्शन रिसर्च अप्लाइड रिसर्च दैट ट्रीट नॉलेज, उनके ट्रीट नॉलेज करती है एज अ फॉर्म ऑफ पावर बिटवीन द रिसर्च एंड सोशल एक्शन। एक्शन रिसर्च जो होती है वो इन्वॉल्व होती है नॉलेज से और एक्सपीरियंस से। तो ये आपने याद रखना है, एमसीक्यूज़ के लिहाज से इम्पोर्टेंट है
इम्पैक्ट असेसमेंट रिसर्च यानी कि हमारी जो रिसर्च हो रही है उसका क्या इम्पैक्ट है, क्या कंसीक्वेंस जो हैं वो यूज़ होंगे, जो हम अगर कोई प्लानिंग कर रहे हैं क्या उसका अल्टरनेटिव पॉलिसी होंगे। उसके बाद इवैल्यूएशन रिसर्च यानी कि इवैल्यूएशन जो हम अप्लाई कर रहे हैं मेथड या पॉलिसी, उसका क्या रिजल्ट आएगा, कितना बेनिफिट होगा, क्या वो आया ठीक भी होगा या नहीं। उसके बाद है द टाइम डिमेंशन इन अ रिसर्च cross sectional research. In a cross sectional research, the researcher observe at a point at a one point. इसमें क्या रिसर्चर ऑब्जर्व करता है at a one point, और इसका ऑपोजिट जो है ये है कि ये जब ऑब्जर्व करता है कॉम्प्लेक्स एंड कोस्ट जो मेथड को ऑब्जर्व करता है और एक से ज़्यादा जब यूनिट को ऑब्जर्व करता है तो वो ये हमारे पास ये वाली रिसर्च आ जाती है। उसके बाद है हमारे पास रिसर्च टेक्निक यूज। जो रिसर्च टेक्निक यूज़ की जाती हैं बेसिकली रिसर्च दो टाइप की रिसर्च टेक्निक यूज़ होते हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव यानी कि यहाँ कलेक्टिंग डेटा, क्वांटिटेटिव यानी कलेक्टिंग डेटा इन द फॉर्म ऑफ नंबर, जब डेटा कलेक्ट इन द फॉर्म नंबर, क्वालिटेटिव डेटा इन कलेक्टिंग डेटा इन द फॉर्म ऑफ वर्ड एंड पिक्चर। उसके बाद हमारे पास क्वांटिटेटिव में आते हैं एक्सपीरियंस सर्वे, कंटेंट एनालिसिस, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास क्वालिटेटिव में आता है फाइंड, रिसर्च, केस स्टडी एंड ग्रुप डिस्कशन, ये चीज़ें हमारे पास आती हैं इस पे। उसके बाद हमारे पास आता है लेसन नंबर 4, इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें जस्ट थ्योरी की डेफिनेशन ये इंपॉर्टेंट है। थ्योरी इज अ सिस्टमैटिक एंड लॉजिकल अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन समथिंग। थ्योरी एक सिस्टमैटिक है, जनरल अटेम्प्ट है जो एक्सप्लेन करती है किसी भी चीज़ को, तो वो हमारे पास क्या होती है थ्योरी। और कॉन्सेप्ट हमारे पास होता है थ्योरी डेवलप इज एसेंशियल प्रोसेस डिस्क्राइबिंग फेनोमेना इंक्रीज द हाई लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। अ कॉन्सेप्ट इज जनरलाइज आइडिया अबाउट द क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट में। अब उन्होंने कहा है कि थ्योरी जो है वो रखती है हाई लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, डील करती है हाई लेवल एब्स्ट्रैक्शन से, फॉर द एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है। और कॉन्सेप्ट क्या होता है हमारे पास, एक जनरलाइज आइडिया होता है अबाउट अ क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में, जैसे ट्रिब्यूट हो गया, प्रोसेस अक्रेंस होगी, प्रोसेस दैट हैज़ बी गिवन नेम, यानी कि हम क्या करते हैं कोई आइडिया माइंड में सोचते हैं, ठीक है, जैसे कि हम लोग हमारे पास टेबल, हम कहते हैं कि ये इसकी चार टांगे हैं, ठीक है, इसका ये कलर है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं इसको हम एक नाम दे देते हैं कि ऐसी चीज़ है, उस चीज़ का नाम क्या है, टेबल है, फिर सारी दुनिया उसको कॉल करती है टेबल। तो ये सारी जो हमारे पास है कॉन्सेप्ट है। आगे हमारे पास इसमें कुछ खास नहीं है इस चैप्टर में, सिर्फ ये डेफिनेशंस यही हैं। अगला है प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन आर द स्टेटमेंट कंसर्न विद द लॉजिकल रिलेशनशिप अमंग कॉन्सेप्ट। ये भी इंपॉर्टेंट है कि ऐसी लॉजिकल स्टेटमेंट, बेसिकली स्टेटमेंट होती हैं जो कंसर्न करती हैं लॉजिकल रिलेशनशिप, जो हमें लॉजिकल रिलेशनशिप बताती हैं कि अमंग द कॉन्सेप्ट के कॉन्सेप्ट के अंदर क्या लॉजिकल रिलेशनशिप है। उसके बाद है थ्योरी, रोल ऑफ अ थ्योरी इतने खास इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट आपने इसको हेडिंग करनी है। उसके बाद हमारे पास जो आता है रोल ऑफ अ फैक्ट को भी इसकी आपने जस्ट हेडिंग्स करनी है। उसके बाद है हमारे पास कॉन्सेप्ट की हेडिंग पहले ही मैं आपको बता दूँ कॉन्सेप्ट होता क्या है, इस चैप्टर में भी इतना खास नहीं है। उसके बाद हमारे पास आता है सोर्स ऑफ अ कॉन्सेप्ट, ये भी इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला है डिक्शनरी डेफिनेशन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, इसमें लिखा है 2 टाइप की डेफिनेशन होती है। एक वो डिक्शनरी होती है जो आपने देखा होगा कि आप कोई मीनिंग सर्च करते सिनोनिम के लिहाज से वो देती है, तो वो हमारे पास क्या आती है डिक्शनरी डेफिनेशन, जो सिंपल डेफिनेशन है, थोड़ा बहुत सेंटेंस लिखा हुआ होता है। ऑक्सफोर्ड वगैरह यूनिवर्सिटी की जो डिक्शनरी होती है उसमें लिखा होता है कि ये एक लाइन है, इससे हमें पता चलता है उसका मीनिंग क्या है। डिक्शनरी डिफाइन आल्सो कॉल्ड द कॉन्सेप्चुअल and theoretical and nominal definition, and conceptual definition is a definition is abstract and theoretical term। अब उन्हें क्या जो डिक्शनरी है उसको हम conceptual भी, theoretical भी और nominal भी definition कहते हैं, एमसीक्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। conceptual definition is a abstract theory term, आपसे पूछा जाता है conceptual definition क्या है, ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, एमसीक्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि डिक्शनरी डेफिनेशन। उसके बाद हमारे पास दूसरी आती है ऑपरेशन डेफिनेशन। ऑपरेशन डेफिनेशन को हम कहते हैं वर्किंग डेफिनेशन, स्टेट इन अ टर्म ऑफ स्पेसिफिक टेस्टिंग एंड मेजरमेंट क्राइटेरिया, जो हमारे एक स्पेसिफिक टेस्टिंग से कंसर्न करती हो तो वो हमारी डेफिनेशन, ये इतनी खास इंपॉर्टेंट है जैसे हमसे उसके लिहाज से अपने माइंड में रख लें। उसके बाद आता है हमारे पास वेरिएबल, ये भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट, इसको भी आपने थॉरली स्टडी करना है। वेरिएबल्स क्या होते हैं, जो चेंजेस होती हैं। वेरिएबल इज अ सेंटर आइडिया इन सर्च, वेरिएबल एक सेंटर आइडिया सर्च है। वेरिएबल इज अ कॉन्सेप्ट दैट वेरी, जिसका कॉन्सेप्ट जो वेरी करता है। देयर 2 टाइप ऑफ वेरिएबल, फिक्स फेनोमेना
एंड दैट दोज वेरी इन अ क्वांटिटी इंटेंसिटी अमाउंट, यानी कुछ ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो फिक्स होते हैं, कुछ ऐसे वेरिएबल होते हैं जो क्वांटिटी इंटेंसिव के चेंज के होने के साथ वो भी वेरिएबल चेंज हो जाते हैं। अब जैसे कि उन्होंने हमें बताया कि जैसे जेंडर है, जैसे फीमेल अगर हम जेंडर की बात करें तो हमारे पास 2 वेरिएबल होते हैं, फीमेल एंड वुमेन, तो ये हमारे पास क्या आते हैं वेरिएबल्स। और जैसे कि अगर उन्होंने कहा था मैरिज स्टेटस चेक करें तो हम मैरिज स्टेटस में हमारे पास ये वेरिएबल आएंगे कि वो मैरिड है, सिंगल है, डिवोर्स है, ये सारी चीज़ें। फैमिली इनकम में देखेंगे तो फैमिली इनकम में अगर हम देखेंगे तो कितनी एक फैमिली मेम्बर कितनी 0 to बिलियन कितने रुपीज़ है। उसके बाद है कंटिन्यू डिसकंटिन्यू वेरिएबल। कंटिन्यू वेरिएबल वो होते हैं जिनमें कोई गैप ना हो। फॉर एग्जांपल 0 1 2 3 4 5 6 में कोई गैप नहीं है। और ये जो डिवाइड होते हैं ये कैन बी डिवाइड इनटू द फ्रैक्शन, ये डिवाइड हो जाते हैं फ्रैक्शन के साथ। इसको हम कहेंगे कंटिन्यू वेरिएबल। इसका ऑपोजिट डिसकंटिन्यू वेरिएबल है, उसमें जो है हमारे पास जो गैप है अक्कर हो जाते हैं 1 5 8 10 इस तरह हम कह सकते हैं। और ये जो डिसकंटिन्यू वेरिएबल होते हैं वो डिवाइड नहीं होते फ्रैक्शन में। डिपेंडेंट वेरिएबल बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसको मेरे हाथ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ जो ये 5 6 एक यहाँ आपको बताती चलूँ कि यहाँ जो वेरिएबल है इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और डिपेंडेंट वेरिएबल y से शो होता है। और यहाँ जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल लिखे हुए हैं कि इसका ये होता है और इसका ये होता है, ये आपने माइंड में रखनी है। एमसीक्यू के लिहाज से आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल केबल क्या हुआ, एमसीक्यू के लिहाज से नीचे ऑप्शन में दिए जा सकते हैं। उसके बाद है मॉडरेटेड वेरिएबल। मॉडरेटेड वेरिएबल वो वेरिएबल थर्ड वेरिएबल होते हैं, उनके दिस द प्रेजेंस ऑफ थर्ड वेरिएबल द मॉडरेटेड वेरिएबल मॉडिफाई द ओरिजिनल रिलेशनशिप बिटवीन द डिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। ये ऐसे रिलेशनशिप है जो मॉडिफाई करते हैं इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट रिलेशनशिप को, तो वो हमारे पास होता है मॉडरेटेड वेरिएबल। उसके बाद है इंटरवेनिंग वेरिएबल। इंटरवेनिंग वेरिएबल्स वो वेरिएबल होते हैं दोनों के रिलेशन को तो हमें बताते ही हैं, लेकिन ये है जी हमें शो द रिलेशन द लिंक ऑफ मैकेनिज्म बिटवीन देम, क्या इनके जो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप हैं वो इंटरवेनिंग के वेरिएबल है। जैसे कि आपके असाइनमेंट भी आए थे, उसमें क्या था कि आपके पास 4 या 5 वेरिएबल दिए थे, वहाँ इंडिपेंडेंट दिए थे, उन इंडिपेंडेंट वेरिएबल को डिस्क्राइब करा था मॉडिफाई वेरिएबल। इंटरवेनिंग वेरिएबल क्या होता है, पहले वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को डिपेंडेंट वेरिएबल को है, फिर वो मॉडिफाई वेरिएबल को, देन इंटरवेनिंग वेरिएबल पे आता है। तो ये आपने माइंड में याद रखना है। उसके बाद हमारे पास इस चैप्टर में कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। हाइपोथेसिस में भी डिफाइन एज अ रिलेशनशिप, यानी हाइपोथेसिस ऐसी चीज़ है जिसमें हम डिफाइन करते हैं कि जो 2 वेरिएबल का क्या आपस में रिलेशनशिप है, उसको हम टेस्टेबल स्टेटमेंट होनी चाहिए हाइपोथेसिस के, तो वो हमारे पास हाइपोथेसिस हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास है जो टाइप ऑफ हाइपोथेसिस इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस में हम क्या करते हैं, जब हम एक ही वेरिएबल को थ्रो स्टडी करते हैं तो वो हमारे पास होती है डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस। ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछा जाता है कि एक फॉर्म वाली क्या होता है और उसे क्या कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है रैशनल रैशनल हाइपोथेसिस जो होते हैं वो बेस्ड करते हैं 2 वेरिएबल्स में। ये एक था, ये 2 वेरिएबल करते हैं, उनका जो रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डायरेक्शन भी हो सकता है, नॉन डायरेक्शन भी हो सकता है। और डायरेक्शन में क्या कि हमें एक स्पेसिफिक डायरेक्शन दे दी जाए, डिफाइन कर दी जाए, और नॉन डायरेक्शन में हमें स्पेसिफिक डायरेक्शन ना दी जाए, तो वो हमारे पास आता है रैशनल हाइपोथेसिस। उसके बाद हमारे पास है जी कोरिलेटेड हाइपोथेसिस वो हाइपोथेसिस होते हैं और ये वेरिएबल वो होते हैं जिनको हम थोड़ा सा वीक मानते हैं, क्योंकि इन वेरिएबल के अंदर हम ये नहीं बताते कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। उसके बाद हमारे पास आता है नल हाइपोथेसिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नल हाइपोथेसिस में क्या होता है कि हम जो स्टेटमेंट इसमें हम किसी भी वेरिएबल या रिलेशनशिप को नहीं होता, ठीक है। यहाँ हमारी जो हाइपोथेसिस होता है वो बेस्ड होता है, ट्रीट करता है एविडेंस से। जो एविडेंस है वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है। नल हाइपोथेसिस में जो बेसिक कंसर्न होता है वो हम नेगेटिव एविडेंस को देते हैं। इट शो द प्रेडिक्शन मेड बाय द प्रेडिक्शन अगर है आपके हाइपोथेसिस के अंदर तो वो रॉन्ग होगा। नल हाइपोथेसिस जो हमें रिप्रेजेंट करता है HO यानी कि 0, तो ये आपने याद रखने के इसका सिंबल नल हाइपोथेसिस क्या है। उसके बाद हमारे पास आता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ये ऑपोजिट है नल हाइपोथेसिस का। इसमें रिलेशनशिप शो किए जाते हैं और यहाँ हमारे पास नेगेटिव पॉजिटिव होती है, लेकिन यहाँ फोकस जो होता है पॉजिटिव पर होता है।
और जो इसको शो किया जाता है तो हम क्या करते हैं, वहाँ H0 से यहाँ H1 से 0 शो किया जाता है। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टेस्टेड हाइपोथेसिस, सिर्फ इसके आपने पढ़ लेनी है हेडिंग। हाइपोथेसिस मस्ट बी द कॉन्सेप्चुअल क्लियर, यानी कि जो भी हाइपोथेसिस करें वो क्लियर होना चाहिए, पता होना चाहिए उसके बारे में कि सारी चीज़ों का। हाइपोथेसिस शुड बी एम्पेरिकल, जो आपको पता है जैसे साइंस है वो बेस्ड करती है एम्पेरिकल यानी कि सैंडविच एक्सपीरियंस पर, तो जो हाइपोथेसिस है वो भी सैंडविच एक्सपीरियंस पर बेस करना चाहिए। हाइपोथेसिस मस्ट बी स्पेसिफिक, यानी कि हाइपोथेसिस जो स्पेसिफिक होना चाहिए, जैसे कि हम कहते हैं कि क्राइम है, अगर क्राइम है तो ये एक ब्रॉडर टर्म है, ठीक है। अगर हम क्राइम में कह सकते हैं कि क्राइम है, अगर क्राइम है तो ये एक ब्रॉडर टर्म है, ठीक है। अगर हम क्राइम में कह सकते हैं कि ये वाले क्राइम है तो इट्स मीन कि हम स्पेसिफाइड कर दें, हमें टॉपिक को नैरो करना है। उसके बाद हमारे पास है जी हाइपोथेसिस शुड बी रिलेटेड टू द वेरिएबल टेक्निक ऑफ रिसर्च। जो हाइपोथेसिस है उसमें हम जो हमारे पास अवेलेबल टेक्निक है हम उसका यूज़ करें, और जब हम इसका टेक्निक का यूज़ करते हैं तो वो बेस्ट वे होती है। तो जो कलेक्शन ऑफ डेटा अगर हम यूज़ करें इस टेक्निक से तो वो हमारे लिए कहते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा इसलिए यूज़ होती है इस सिस्टम में। उसके बाद हाइपोथेसिस शुड बी रिलेटेड टू द बॉडी ऑफ थ्योरी। जो हाइपोथेसिस होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट थ्योरेटिकल चीज़ें होती हैं। उसके बाद हमारे पास है जी अगला है रिव्यू लिटरेचर। लिटरेचर रिव्यू इज अ बेस्ड ऑन अ assumption that knowledge accumulate that we learn from we build on what other have been done। इनके लिटरेचर रिव्यू जो बेस करता है assumption पे और नॉलेज जो हमारे पास होता है उसको accumulate करता है, we learn करता है कि हमें बताता है done कि हमने क्या सीखा है और कैसे बनानी है कि थ्योरीज वगैरह को। तो लिटरेचर रिव्यू में यानी कि बेसिकली लिटरेचर में हमें पहले से ही डेटा वगैरह मिला हुआ होता है, वहाँ से हम लेकर हम assumption बनाते हैं, assumption बनाकर चीज़ों को टेस्ट वगैरह करते रहते हैं। उसके बाद है गोल ऑफ लिटरेचर रिव्यू का। गोल ऑफ लिटरेचर रिव्यू क्या है जी, जो हम टेल लेस, जो पहला रिव्यू है कि हम टेल द रीडर द रिसर्चर, जो रिसर्चर है उसको क्लियर होना चाहिए किस एरिया या किस इशू के बारे में रिसर्च कर रहा है। उसके बाद है रिव्यू आउटलाइन। जो रिव्यू आउटलाइन है वो डायरेक्शन होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए उसके बारे में कि क्या किस मकसद के लिए है, क्या एबिलिटी क्या डायरेक्शन में प्रॉपर डायरेक्शन होनी चाहिए। जैसे कि हम पीपी स्लाइड की, जैसे कि कहते हैं स्पीच करने से पहले आप पीपीटी स्लाइड होनी चाहिए, उसमें आपने आउटलाइन बना लेना, पता चलना इसकी चीज़ें में क्या होगा, इसमें क्या आपने बोलना है। इसी तरीके से इसकी भी है। टू रेगुलेट एंड समराइज व्हाट इज नो इन अ एरिया, और हमने क्या करना है रिव्यू पुल टुगेदर समराइज, हमने जो डेटा है उसको समराइज कर लेना है। और टू लर्न अदर एंड न्यू आइडिया, यानी कि जो हमारा न्यू आइडिया है उससे हमने सीखना है, पास्ट एक्सपीरियंस से भी सीखना है कि क्या थ्योरीज वगैरह हुई हैं पास्ट में और उसको हमने कैसे यूटिलाइज करना है। आइडेंटिफाई ऑफ द वेरिएबल्स कि कौन सा वेरिएबल है और एक वेरिएबल का क्या लिंक है। और आखिर में हमने डेवलप करना है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। उसके बाद यहाँ है कि टाइप ऑफ रिव्यू, सेल्फ स्टडी रिव्यू में हमें क्या कहते हैं रीडर का कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है, इतना काफ़ी है। कंटेंट्स रिव्यू प्लेज अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट इन द बिग इमेज, ये हमें देता है एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, किसी भी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट की बिग इमेज देता है। हिस्ट्रिकल रिव्यू इंक्रीज द डेवलपमेंट ऑफ एनी इशू ओवर टाइम। थ्योरेटिकल रिव्यू कंपेयर हाउ डिफरेंट थ्योरी ये चीज़ें। और इंटीग्रेटिव समराइज व्हाट इज अ नो पॉइंट इन अ टाइम एंड मेथोडोलॉजी रिव्यू पॉइंट आउट द हाउ मेथोडोलॉजी वेरी बाय अ सर्च। तो ये आपने जो एक एक लाइन है अपने माइंड पे रखनी है। उसके बाद हम अगला है जी हमारे पास डिफाइन अ टॉपिक। जब भी हम टॉपिक डिसाइड करते हैं तो वो बहुत बड़ा होता है, तो जहाँ मैंने आगे आपको बताया कि टॉपिक को नैरो डाउन करना है, क्राइम की एग्जांपल दी, तो यहाँ उन्होंने वही क्राइम की एग्जांपल दी हुई है। और यहाँ उन्होंने बताया कि लोकेट द रिपोर्ट, अगर हम चाहते हैं कि हम डेटा हासिल करें किसी बारे में तो हम कहाँ से डेटा हासिल करते हैं। आर्टिकल एंड स्कॉलरी जर्नल, यानी कि हम आर्टिकल को सर्च करके कर सकते हैं आर्टिकल। और उसके बाद उन्होंने बताया कि आजकल जैसे कंप्यूटराइज दौर है तो यहाँ हम आर्टिकल कंप्यूटर में या ऑथर का नेम या किसी खास कीवर्ड को लिख कर सर्च करते हैं। जो कीवर्ड होता है वो जो होता है मोस्टली जो होता है 6 to 8 वर्ड का होता है। तो ये MCQ के लिहाज से इम्पोर्टेंट है कि यू विल बी वांट 6 and 8 वर्ड कीवर्ड, तो कीवर्ड कितना होता है। उसके बाद हमारे पास आते हैं स्कॉलरी बुक। स्कॉलरी बुक जो है ये भी डिफ़िकल्ट मेथड है, क्योंकि जो हमारी लाइब्रेरी वगैरह है उनमें जो हमारी जो दर्ज नहीं होती तो कुछ ये डेटा इकट्ठा करना मुश्किल है। उसके बाद है डिसर्टेशन। उसके बाद इसमें ये है जैसे कि थीसिस हैं, उनको हम कहते हैं ये भी चीज़ें, इससे भी हम डेटा वगैरह इकट्ठे करें। गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट सेक्शन ऑफ लाइब्रेरीज कंटेन स्पेशलाइज्ड लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। यहाँ उन्होंने बताया कि हम डॉक्यूमेंट जो हैं
लाइब्रेरी वगैरह से ले सकते हैं। और इसका जो आखिरी टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है कि आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे जो मुश्किल मेथड है वो क्या है, पब्लिक रिपोर्ट एंड प्रेजेंट पेपर। इट मोस्ट डिफिकल्ट सोर्स टू लोकेट द पॉलिसी रिपोर्ट एंड प्रेजेंट डेटा। क्योंकि पॉलिसी रिपोर्ट, क्योंकि वहाँ हम क्या करते हैं, जो भी हमारे साइंटिस्ट होते हैं, जो लोग स्टडी में इन्वॉल्व होते हैं, हम उनकी बायोग्राफी को भी सर्च करते हैं, बिब्लियोग्राफी को भी सर्च करते हैं। इस वजह से ये बहुत मुश्किल होता है कि हम उस टॉपिक को पढ़ें भी, ठीक है, उसके जो सर्जर है उसके बारे में भी पढ़ें, तो ये बहुत मुश्किल और बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। तो एमसीक्यू के लिहाज से पूछा जा सकता है। उसके बाद हमारे पास आता है जी द राइटिंग प्रोसेस। जो ऑडियंस की, हमें ऑडियंस के बारे में अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क इंपॉर्टेंट चैप्टर है। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क इज अ कंसेप्चुअल मॉडल हाउ वन थ्योरी, एक थ्योरी कैसे बनती है, मेक लॉजिकल सेंस ऑफ द रिलेशनशिप, क्या लॉजिकल सेंस है अमंग द सब रिलेशनशिप के सब वेरिएबल्स के अंदर, और आइडेंटिफाई द इम्पोर्टेंट, किस प्रॉब्लम को इम्पोर्टेंट देनी है, किस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करना है, वो हमारे पास आता है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में। उसके बाद हमारे पास आती हैं जी थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। जो स्पेसिफाइक होती हैं वो 3 कैटेगरी में इसका होता है। एमसीक्यू उसके लिहाज से इंपॉर्टेंट है, ये आपने खुद पढ़ लेना। इलेबरेट द रिलेशनशिप अमंग द वेरिएबल, इलेबरेट करना रिलेशनशिप को, एक्सप्लेन करना रिलेशनशिप को, और डिस्क्राइब करना नेचर एंड डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप को। आगे हमारे पास है जी द कंपोनेंट ऑफ थ्योरेटिकल वर्क। ये क्या है, मेक एन इन्वेंट्री ऑफ वेरिएबल। जब हम एक सर्च करते हैं तो ये आपसे एमसीक्यू के लिहाज से पूछा सकता है कि एक कंपोनेंट थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के कितने, मोस्टली ये हर पेपर में रिपीट हो रहा है कि कितने हैं। तो जो इन्वेंट्री है यानी कि हमने वेरिएबल की एक इन्वेंट्री बना लेनी, सारे वेरिएबल को इकट्ठा करना। स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप, कि हमारी जो हमने रिलेशनशिप की जो डायरेक्शन है उसको स्पेसिफाई कर देना। क्लियर द एक्सप्लेनेशन, क्लियर कर देनी एक्सप्लेनेशन को। मेक इन्वेंट्री ऑफ प्रोपोजिशन, यानी कि इन्वेंट्री बना लेनी है, उसके बाद उनको सीक्वेंस के साथ करना है। सीक्वेंस के साथ करने के बाद आगे हमने एक स्कीमेटिकल डायग्राम ऑफ थ्योरेटिकल मॉडल बना लेनी है। इसको सिर्फ जो आपने हेडिंग करनी है और हेडिंग के साथ एक एक लाइन अपने माइंड में बस रख लेनी है। लेकिन ये है कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है, और एमसीक्यूज यहाँ से मस्त 3-4 आते हैं इससे रिलेटेड। उसके बाद हमारे पास है, ये इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद है जी चैप्टर नंबर 11 में आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 11 में जो है उन्होंने हमें बताया कि जब भी हम कोई टॉपिक सर्च करते हैं तो उसको नैरो करते हैं। नैरो करने के हमारे पास 4 तरीके हैं। उन्होंने कहा है एग्जाम द लिटरेचर, talk our idea with other, apply to the specific context, define the aim to desired outcome of the study। तो ये आपने देख लेना है। उसके बाद उन्होंने क्या, फ्रॉम द रिसर्च क्वेश्चन टू द हाइपोथेसिस, यानी कि हम कैसे इस पे मूव करते हैं हाइपोथेसिस पे। तो पहले हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं वेरिएबल्स कितनी हैं, ठीक है, कौन कौन से वेरिएबल हैं। देन हम क्या करते हैं, वेरिएबल के बेस में आर्गूमेंट क्वेश्चन बनाते हैं, और आर्गूमेंट क्वेश्चंस की वजह से हम एक प्रोपोजिशंस बनाते हैं, इन्वेंट्री प्रोपोजिशन। देन उन प्रोपोजिशन को डेवलप करने के बाद हम एक हाइपोथेसिस बनाते हैं। इस तरह जो है फ्रॉम ऑफ रिसर्च क्वेश्चन टू हाइपोथेसिस वजूद में आती है। अगला है प्रॉब्लम डेफिनेशन, यानी कि हमने अपनी प्रॉब्लम को नैरो करके एक कॉन्साइज स्टेटमेंट बना लेनी है कि हमें कौन कौन से प्रॉब्लम किस किस एरिया पे हमने काम करना है। उसके बाद हमारे आती है स्पॉन्सर रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन या मैनेजमेंट हम लोग को हायर कर लेती है और हमें प्रॉब्लम बता देती है कि ये प्रॉब्लम है, इसका आप सोल्यूशन करें, तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन है। तो इसमें ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि स्पॉन्सर रिसर्च जो है वो उसमें कैसे कैसे फैक्टर होते हैं, या कैसे कैसे जो है रिसर्चर है वो उस पर लैक ऑफ रिसर्च कर सकता है। तो इसमें एथिकल के लिहाज से भी आ सकती है। उसके बाद रिसर्च प्रपोजल एक हमारे पास डॉक्यूमेंट होता है दैट प्रेजेंट द प्लान, जो प्रेजेंट करता है प्लान के हमारी जो प्रोजेक्ट उसमें क्या क्या प्लान होता है। जैसे कि मास्टर और पीएचडी, जैसे कि आपको पता है वीयूबी आखिरी सेमेस्टर में प्रोजेक्ट वगैरह लेती है, थीसिस वगैरह, प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप की ऑफर देती है, या प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी पड़ती है आपको। इसी तरीके से उन्होंने यहाँ बताइए द प्रपोजल इज जस्ट लाइक अ रिसर्च रिपोर्ट। प्रपोजल भी लाइक अ जस्ट रिसर्च रिपोर्ट की होती है, बट इज रिटन बिफोर द रिसर्च प्रोजेक्ट बिगन, लेकिन ये लिखी जाती है रिसर्च प्रोजेक्ट के पहले। उसके बाद हमारे पास है जी, यहाँ उन्होंने हमें 2-3 चीज़ें दी हैं जो हमने रिसर्च डिज़ाइन पे आपने माइंड पे रखनी है कि रिसर्च डिज़ाइन पे ये चीज़ें कि रिसर्च डिज़ाइन के क्या स्टेप हैं, कि ये कैसे कैसे रिसर्च डिज़ाइन की जाती है, कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से पूछा जा सकता है, बल्कि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको इसमें से एक एमसीक्यूज़ आए।
उसके बाद है रिसर्च प्रोसेस कैसे होते हैं, ये आपने हेडिंग याद रखनी है। ब्रॉडर प्रॉब्लम एरिया, जैसे एक प्रॉब्लम इसको नैरो करना या प्रॉब्लम को सिलेक्ट करना, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या इन सारी चीज़ों के बारे में जो पीछे मैं बहुत दफ़ा डिस्क्राइब कर चुकी हूँ, आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। प्रीलिमिनरी डेटा कलेक्शन, प्रीलिमिनरी डेटा कलेक्शन के डेटा कैसे इकट्ठा करना है, किस जगह से इकट्ठा करना है, कौन सा डेटा ऑथेंटिक होगा, कैसे डेटा सबको मैनेज करना है। ये प्रॉब्लम डेफिनेशन भी आपको मैं पहले बता चुकी हूँ, ये सिर्फ आपने याद रखनी है, क्योंकि जितना मैं आपको बता चुकी हूँ 2 या 3 लाइनें काफ़ी हैं। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में आप इसकी हेडिंग डाल सकते, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क भी बता के जनरलाइज ऑफ हाइपोथेसिस, रिसर्च डिज़ाइन, ये सारी चीज़ें ताकि जनरलाइज ऑफ हाइपोथेसिस, रिसर्च डिज़ाइन, ये सारी चीज़ें, इसके लिए मैं इस चैप्टर पे जाऊंगी नहीं। उसके बाद हमारे पास आता है जी चैप्टर नंबर 13 आता है एथिकल इशू इन रिसर्च। तो एथिकल इशू जो हैं आपने क्या करना है, अनएथिकली 4 या 6-7 क्वेश्चन आपने ये जो हैं याद कर लेना है। आज एक मैं पेपर पढ़ रही थी एक स्टूडेंट का ही, तो उसमें ये था कि क्वेश्चन आया हुआ था कि अनएथिकल एक्टिविटीज़ जो की वजह से जो है जो यूज़र है वो कैसे रिसर्चर को उसमें ये क्वेश्चन था कि रिसर्चर जो है कैसे अनएथिकल एक्टिविटी की वजह से जो है यूज़र है उसको डिसअपॉइंट कर सकता है या उससे तकलीफ़ हो सकती है। तो ये चीज़ें हैं, तो ये आपने उसमें से ये था कि 3 या 4 चीज़ें आपने लिख कर इसको थोड़ा एक्सप्लेन करिए, लॉजिकल आंसर दे। एथिकल इशू में क्या चीज़ें होती हैं ये आपने 2-3 अपने माइंड में रख लेनी है। MCQ उसके वैसे भी इंपॉर्टेंट है और वैसे भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो बेसिकली जो आपको कुछ चैप्टर थे स्टार्ट के वो बहुत इंपॉर्टेंट थे, उनको मस्ट रीड आउट करें। उसके बाद डिसेप्शन, क्या आपको पता है, धोखा दे देना है, किसी को धोखा देना या रिजल्ट को मिसलीडिंग करना, ये सारी चीज़ें हैं। आगे कुछ चैप्टर जो हैं इनमें आ सकते हैं, चांसेस हैं, लेकिन इतने चांसेस नहीं हैं क्योंकि वही चीज़ें बार बार रिपीट हुई हैं। लेकिन चैप्टर नंबर 17 जो है आपका 17 या 18 जो है वो इम्पोर्टेंट है। जैसे ऑपरेशनलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ लिंकिंग द कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन इज़ अ सिग्निफिकेंट सेट ऑफ मेजरमेंट टेक्निक एंड प्रोसेस। एक लिंकिंग है जो कंसेप्चुअल डेफिनेशन के बारे में होता है, और उसके बाद जो कंसेप्चुअल डेफिनेशन है वो एक सेट ऑफ मेजरमेंट टेक्निक जो होती हैं स्पेसिफिक यूज़ करती है, इन दोनों के आपस में क्या लिंक है वो जिससे रिलेटेड करती हैं। अगला है देती हैं तो वो हमारे पास स्केल वैल्यू या नंबर दे देते हैं, तो वो हमारे पास स्केल वैल्यू देते हैं तो स्केल होता है, उसी को अगर हम उसको नंबर दे दें तो वो हमारे पास आ जाता है, इंडेक्स आ जाता है। उसके बाद है नॉमिनल स्केल। नॉमिनल स्केल इज द वन विच हैज़ द नंबर ऑफ लेटर असाइंड टू ऑब्जेक्ट सर्वाइव अब लेबर ऑफ आइडेंटिफाई द क्लासिफिकेशन। तो ये जो पहली हेडिंग पहली लाइन है ये आपने हाईलाइट कर लेनी, इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इसमें क्या होता है कि एक यहाँ नॉमिनल स्केल आर द लीस्ट पावरफुल फॉर द फोर्थ स्केल, ये इंपॉर्टेंट है फॉर द MCQs के लिए। नॉमिनल स्केल में बेसिकली क्या होता है, हम क्या कहते हैं कि ये प्रॉब्लम है आप लाइक करते हैं या डिसलाइक करते हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास नॉमिनल स्केल हो जाती है। उसके बाद हमारे पास आता है ऑर्डिनल स्केल में। ऑर्डिनल स्केल इंक्लूड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ नॉमिनल स्केल प्लस इन द इंडिकेटर। यहाँ हम क्या कहते हैं, चीज़ों को क्लासीफाइड कर लेते हैं, यानी कि हम कहते हैं A B से बेटर है, B C से बेटर है, कहते हैं A B से बेटर है, B C से बेटर है, C जो है D से ग्रेटर है। इस तरीके से जब हम करते हैं तो वो हम ऑर्डिनल स्केल करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल में हम क्या करते हैं, इंटरवल जैसे कि आपने ग्राफ में देखा होगा 2 या 3, 4 या 5 इस तरह इंटरवल दे देते हैं। द इंटरवल स्केल हैज़ द पावर ऑफ नॉमिनल एंड ऑर्डिनल स्केल प्लस एन एडिशनल स्ट्रेंथ। नॉमिनल भी पावर होती है, ऑर्डिनल भी पावर होती है, लेकिन प्लस एक एडिशनल स्ट्रेंथ होती है, वो हमारे पास आती है इंटरनल स्केल में। तो ये आपने माइंड में रखने। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, लेकिन चैनल पर नहीं है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक फॉर वॉचिंग।